नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। 26,000 की दीवार को फिर पार नहीं कर पाया निफ्टी। ऊपरी स्तरों से करीब 100 पॉइंट फिसलकर 25,900 के पास। टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस और आईटीसी ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी फ्लैट। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज गिरावट ज्यादा। अच्छे नतीजों के बाद आज के बिग स्टॉक आयशर में बुलेट रफ्तार। करीब 6% दौड़कर बना निफ्टी का टॉप गेनर। तीसरी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में 21%, तो वही रेवेन्यू में 23% का उछाल। साथ ही दूसरे ऑटो शेयरों ने भी पकड़ी रफ्तार। इंडेक्स करीब 2% मजबूत। तीसरी तिमाही में उम्मीद से अच्छे रहे महिंद्रा एंड महिंद्रा के नतीजे। मुनाफा 33%, तो रेवेन्यू 26% बढ़ा। मार्जिन में भी दिखी हल्की बढ़त। वहीं अनुमान के आसपास रहे डिविस लैब के नतीजे। मुनाफे में दिखा हल्का दबाव, हालांकि मार्जिन में दिखी बढ़त। बाजार को अब अशोक लेलैंड और मोतीलाल ओसवाल के नतीजों का रहेगा इंतजार। आईटी शेयरों में आज सबसे ज्यादा गिरावट। 1.25% से ज्यादा फिसला इंडेक्स। कैपिटल मार्केट, डिफेंस और कैपिटल गुड्स भी फिसले। वहीं फार्मा और सरकारी बैंकों में अच्छी तेजी। नए शिखर पर पहुंचा एसबीआई। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। वही डिस्काउंट पर ओएफएस से टूटा बीएचईएल। शेयर 6% गिरकर वायदा का टॉप लूजर। उधर स्पॉटलाइट इंडस स्टार 2% चढ़कर नए शिखर पर पहुंचा। अच्छे नतीजों के बाद अपोलो हॉस्पिटल की सेहत हुई बेहतर। शेयर 5% चढ़कर निफ्टी का दूसरा टॉप गेनर बना। वहीं ब्रिटानिया भी करीब 4% भागा। उधर रिजल्ट के बाद टोरेंट पार करीब 5% फिसला। हफ्ते का तीसरा कारोबारी सत्र और पस्त नजर आएगा। फ्लैट कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। निफ्टी आपको 10 अंक नीचे, बैंक निफ्टी मात्र 40 अंक ऊपर। ऊपरी स्तरों से बढ़त गवाई निफ्टी ने। वही बैंक निफ्टी ने ऊपरी स्तरों से, निचले स्तरों से माफ कीजिएगा, बढ़ने की कोशिश की है और अभी थोड़ा फिलहाल इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ। लेकिन जिस कदर आज ब्रेथ थोड़ी खराब है, एक बार वो तस्वीर रखिए सामने। 1146 इनफैक्ट ऐसे स्टॉक्स जहां पे मात्र थोड़ी बहुत खरीदारी हो रही है, लेकिन 1726 ऐसे स्टॉक्स जहां पर फिलहाल दबाव। एक बार कंट्रीब्यूटर प्लेट भी रखते हैं निफ्टी पर। आखिर दबाव बना कौन रहा है? एक तो पूरा आईटी पैक आज बैकफुट पर नजर आएगा आपको। ऑटो स्पेस से थोड़ा साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिस कदर आप देखिए टीसीएस, इन्फोसिस, जैसा कि मैं जिक्र कर रही थी, आईटी से एक बड़ा यहाँ पर लगाड़ साबित होता हुआ। वही एचडीएफसी बैंक भी बैकफुट पर है और आईटीसी एफएमसीजी पैक में जहाँ देखें कुछ चुनिंदा स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म करते हुए वही आईटीसी बैकफुट पर। लेकिन एसबीआई न शिखर पर है। आयशर मोटर्स नतीजों के बाद भागा। अपोलो हॉस्पिटल और मारुति सुजुकी भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ। लेकिन ऐसे मूड माहौल में मार्केट में क्या स्ट्रैटेजी हो, निफ्टी बैंक निफ्टी में कौन से लेवल्स, कैसे अप्रोच करनी चाहिए, साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या हो, ये सब समझ लेते हैं। हमारे साथ सैमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा जी जुड़ रहे हैं। ओम जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में मिड कैप मंत्रा में। पहले बताइए मार्केट लग कैसा रहा है? पिछले 3-4 दिन में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, स्वाभाविक सी बात है आज जिस तरीके से थका है मार्केट, और अब क्या व्यू बन रहा है आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? गुड आफ्टरनून शेयर जी। इनफैक्ट अगर हम लास्ट 3 से 4 सेशंस की बात करें तो एक सीमित दायरे में ही निफ्टी और अक्रॉस द सेक्टर्स हमें नजर आया है। बेसिकली अगर निफ्टी की बात करें तो हमें एक मेजर गेन यहाँ पे एक सक्सेसिव राइज तो हमें देखने को मिल रही है, लेकिन जो इंट्राडे ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट की बात करें वहां पे काफी सुबह के सेशन के बाद एक बिल्कुल म्यूटेड दायरे में ही निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो इंपॉर्टेंट लेवल अगर हम इंट्राडे प्रोस्पेक्ट के लिए नहीं, अगर हम 102 दिन का अगर प्रोस्पेक्ट रखें तो जहां पे 25,770 का इंपॉर्टेंट जब तक इंटैक्ट है वहां पे निफ्टी एक बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रह सकती है। अप्रॉक्स आज 26,000 का भी लेवल टेस्ट हुआ है, बट अगर 26,020 के लेवल के आसपास ये ब्रेक होता है तो काफी अच्छा एक हमें 70 से 80 पॉइंट की एक रैली हमें देखने को मिल सकती है। ऑल्दो एक एंडिंग सेशन में एक एक्सपेक्टेशन है, एक थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी एक
अगर कंपैरेटिवली निफ्टी के मुकाबले काफी अच्छा है कि हमें एक सपोर्ट देता हुआ नजर आया, खास करके एसबीआई से जिस टाइप से कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिल रहा है, तो 60,500 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और जो कि होल्ड भी कर रहा है। और इनफैक्ट अगर हम बात करें तो जो 60,800 60,050 के आसपास एक आने वाले टाइम पे एक इस लेवल पे दिखाया जा सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर हम तरफ जाना चाहेंगे तो बैंक निफ्टी में तरह हमारा रुझाव ज्यादा रहेगा, जहां पे बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी कर सकते हैं। अभी फिलहाल मौजूदा लेवल से करंट लेवल पे बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस हम छोटा सा हम रख सकते हैं 60,450 या फिर 460 के आसपास हम यहाँ पे रख सकते हैं। वहीं आने वाले टाइम पे या फिर कल के मॉर्निंग सेशन में भी 60,890 940 के आसपास यहाँ पे रेंज दिखाई दे सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है और निचले स्तरों से बैंक निफ्टी अच्छी रिकवरी भी दिखाता हुआ, वही निफ्टी भी बैंक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। ठीक ठाक लग रहा है मार्केट। अब देखते हैं कि क्लोजिंग बिल में कैसे ये परफॉर्म करता है। लेकिन ये तो बात हो गई ओम जी इंडिसेस पे। स्टॉक स्पेसिफिक क्या अप्रोच हो, कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर आए हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक मेरा पहला पिक रहेगा आईडीबीआई, जो कि बैंकिंग स्पेस से ही है। इनफैक्ट काफी कंसोलिडेशन, काफी अगर हम इसमें लॉन्ग टर्म चार्ट्स के अगर ऊपर देखें तो वीकली बेसिस मंथली बेसिस पे जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 105 106 के, उसके ऊपर ये आज बैंक आईडीबीआई स्टॉक यहाँ पे होल्ड करता हुआ नजर आया है। तो बेसिकली यहाँ पे बाय ऑन डिप के स्ट्रैटेजी भी हम ऑप्ट कर सकते हैं जब तक 104 105 का लेवल इंटैक्ट रहेगा। यहाँ आने वाला थोड़ा सा मेरा नजरिया यहाँ पे मिड टू शॉर्ट टर्म से ज्यादा रहेगा। इनफैक्ट आने वाले दिनों में जो 122 125 के आसपास लेवल यहाँ पे दिखाए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस हम लेके चल सकते हैं 104 का। 104 का स्टॉप लॉस लगाना, 122 125 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है आइडिया बैंक पे। दूसरा कोई स्टॉक है ओम जी कि आईडीबीआई बैंक पर ही फिलहाल आपका ज्यादा कन्विक्शन बनता हुआ? जी, दूसरा स्टॉक यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छा एक ट्रेंडिंग सेशन यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। इनफैक्ट इन्वर्टेड इन्वर्टेड हैमर के इनफैक्ट इन्वर्टेड हैमर के बाद भी एक अच्छा फॉर्मेशन देखता हुआ नजर आया है। एस्ट्रल यहाँ पे एस्ट्रल 1570 के आसपास यहाँ पे ट्रेड करता हुआ रहा है। अगर हम इसका लॉन्ग टर्म व्यू अगर हम चार्ट देखें तो काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट होता नजर आया है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के बाद काफी अच्छा सपोर्ट लेता हुआ नजर आया। छोटा सा माइनर सा रेजिस्टेंस है 1600 का, और 1600 अगर ये निकलता है, ब्रेकआउट होता है, इनफैक्ट जो आने वाले वीक में यहाँ पे दे सकता है, बिकॉज ये मेरे दोनों स्टॉक है जो छोटे नजरिया से ना देखा जाए। इनफैक्ट 7 से 8 दिनों का नजरिया जरूर बना के रख सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं 1540 का, और आने वाले दिनों में 1900 से 2000 तक का लेवल यहाँ पे दिखा सकता है। ओके, 1900 से 2000 तक के लेवल्स एस्ट्रल में भी देखने को मिल सकते हैं। तो कम से कम 1 वीक के नज़रिए से देखें एस्ट्रल और आईडीबीआई बैंक को। फिलहाल ये दो स्टॉक्स आप रखें रडार पर। चलिए अब मिड कैप की तस्वीर आपको बताते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा बाइंग होती हुई नज़र आ रही है, कौन से सेक्टर्स थोड़ा बैकफुट पर है। मिड कैप स्पेस में अगर आप देखें तो ऑटो स्पेस फोकस में आज अशोक लेलैंड 2% ज़्यादा चढ़ गया। रिजल्ट का रहेगा इसका इंतजार। टीवीएस मोटर 3% की तेज़ी, साथ ही फोर्स मोटर्स में भी अच्छी यहाँ पर तेज़ी बनती हुई नजर आ रही है, करीब करीब 5%। इसके अलावा ऑटो एंसरी स्पेस भी देखिए इसमें रफ्तार है। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन उनो मिंडा 1.5% की करीब भागते हुए, वही भारत फोर्ज भी 2.5% की तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप ध्यान देंगे मिड कैप में तो हेल्थ केयर और फार्मा स्पेस में भी अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। और बिंदु फार्मा चढ़ गया करीब 2.25%। अपोलो हॉस्पिटल देखिए अच्छे मूव्स यहाँ पर 5% के करीब। ल्यूपिन और मैनकाइंड में भी लगभग 1% की तेज़ी फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन आईटी शेयर आज एक कमज़ोर कड़ी है मार्केट में। और परसिस्टेंट सिस्टम देखिए 2% ज़्यादा की यहाँ पर गिरावट। एम्फेसिस पर डेंट पड़ा है 2.5%। कोफोर्ज लुढ़क गया 2% के करीब। और ओरेकल फाइनेंशियल भी करीब आपको 1.5% के करीब गिरता हुआ नजर आएगा। केमिकल स्पेस में भी थोड़ी कमजोरी नजर आ रही है। मिड कैप स्पेस में दीपक नाइट्राइट, दीपक फर्टिलाइजर 2% की कमजोरी के साथ फिलहाल कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर मिड कैप स्पेस में सेक्टर वाइज हमने देखा। लेकिन चलिए अब आपको आगे बताते हैं कि MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में क्या बदलाव होंगे। MSCI इंडेक्स में किसकी हुई एंट्री है और कौन से शेयर होंगे बाहर, ये इसकी तस्वीर समझ लेते हैं नुपुर से। नुपुर, गुड आफ्टरनून, बताइए।
गुड आफ्टरनून श्रेया। सबसे पहले एमएससीआई का जो ओवरनाइट अनाउंसमेंट आया है वो एप्लीकेबल हो जाएगा 27 ऑफ दिस मंथ। 27 फरवरी से ये अनाउंसमेंट जो है जो एप्लीकेबल होता हुआ दिखेगा। दो ऐसे स्टॉक्स है जिनको एंट्री मिल चुकी है और एक ऐसा स्टॉक है जो बाहर होते हुए नजर आया है। हालांकि जो उम्मीद थी उसी के मुताबिक अनाउंसमेंट आया है एमएससीआई की तरफ से। एमएससीआई स्टैंडर्ड इंडेक्स की बात करें, जो दो स्टॉक है जो जहाँ पे उन्होंने एंट्री ले ली है इंडेक्स में, वो है एबी कैपिटल और एल&टी फाइनेंस। इसके अलावा ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो भारत का एमएससीआई में परसेंटेज होल्डिंग है वो कम हो जाएगा, लेकिन वो बरकरार रखा है 14.1% पे और 164 स्टॉक्स की जगह अब स्टैंडर्ड इंडेक्स में 165 स्टॉक्स होंगे। तो एबी कैपिटल और एल&टी फाइनेंस इन दोनों की एंट्री हो जाएगी स्टैंडर्ड इंडेक्स में, जहां पे एबी कैपिटल में करीबन 2328 करोड़ का इनफ्लो आप देख पाएंगे और एल&टी फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे 2155 करोड़ के इनफ्लोज की उम्मीद लेके चल रहे हैं। हालांकि आईआरसीटीसी दूसरी तरफ एकमात्र ऐसा स्टॉक रहेगा जो इंडेक्स से बाहर हो जाएगा। ये उम्मीद के मुताबिक ही यहाँ पे अनाउंसमेंट आती हुई दिखी है। करीबन 1280 करोड़ के यहाँ पर आउटफ्लोज आप उम्मीद लेकर चल सकते हैं। वेटेज की बात करें तो वेटेज बड़ा है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का, जहाँ पे करीबन 1560 करोड़ का हम आउटफ्लो का अनुमान यहाँ पर बाजार लेके चल रहा है। एमएससीआई स्मॉल कैप इंडेक्स में भी काफ़ी कुछ बदलाव हुए। 9 से 10 स्टॉक से जो जहाँ पे उनको एंट्री मिलती हुई दिखी है और काफ़ी लंबी सूची आपको नजर आएगी एक्सक्लूजन की। इंक्लूजन की बात करें तो वहाँ पे प्रीमियर एनर्जीज, एनएसडीएल, एमक्योर फार्मा, जेएसडब्ल्यू सीमेंट जैसे नाम आपको दिखेंगे। करीबन 5 से 6 मिलियन डॉलर का इनफ्लोज यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एक्सक्लूजन में एल&टी फाइनेंस ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड में अब ये इंक्लूड हो चुका है तो यहाँ से बाहर जाता हुआ दिखेगा। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी जैसे स्टॉक है जहाँ पर आज अब कमजोरी भी दिख रही है बाजार में, क्योंकि ये अब एमएससीआई स्मॉल कैप इंडेक्स से बाहर होते हुए दिखे। तो उम्मीद के मुताबिक अनाउंसमेंट आई है 27 तारीख से लागू हो जाएगा। थैंक यू नुपुर। एमएससीआई इंडेक्स में जो बदलाव होंगे वो बताने के लिए हमें। लार्सन एंड ट्यूब्रो का एक बार रखिएगा स्क्रीन पर चार्ट, और इस पर्टिकुलर काउंटर की मैं चर्चा करना चाह रही थी। ओम जी, ये देखिए 6 महीने में इस पर्टिकुलर काउंटर ने करीब करीब 14% का रिटर्न दिया है और आज भी निचले स्तरों से रिकवरी करने की कोशिश। कैसे लगता है चार्ट्स पे, क्या इंडिकेशंस? जी बिल्कुल, यहाँ पे काफी अच्छा एक एग्जॉशन ऑल्दो ऑल टाइम्स हाई के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, बट एक एग्जॉशन का फेज हमें दिखाई दे रहा है। तो इनफैक्ट जो पहले से पोजीशन होल्ड करके रखे हैं वो अपना मुनाफा बांध सकता है। फ्रेश एंट्री के लिए अभी फिलहाल के लिए होल्ड पे रहेगा। इनफैक्ट अगर थोड़ी सी डिप मिलती है, 3 से 4% का करेक्शन आता है, तो वहाँ एक स्टेबल पोजीशन लिया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए प्रॉफिट बुकिंग की राय रहेगी। प्रॉफिट बुकिंग करनी है इस पर्टिकुलर काउंटर में। चलिए, और भी कई सारे काउंटर्स उस पर होगी चर्चा, लेकिन रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार मिलते हैं फिर से। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा सीएनबीसी आवाज पर। चलिए अब Q3 के अर्निंग्स पर बात करते हैं और इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स के मैनेजमेंट्स। और तीसरी तिमाही में अगर बात करें तो कंपनी का जो मुनाफा है लगभग 1/4 घटा है, जबकि रेवेन्यू, एबिटा और मार्जिन में अच्छी बढ़त रही है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए कंपनी के एमडी वेंकटरमरण नारायण जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नारायण जी, बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर। वेरी गुड आफ्टरनून। और सबसे पहला सवाल सबके जहन में ये है कि एबिटा मार्जिन अगर आप देखें तो वो 20.4% डिप हुआ है Q3 में। की मार्जिन हेडविंड्स करंटली क्या है और कितना कॉन्फिडेंट हैं आप कि आगे चलकर मार्जिन्स जो है वो 20% के अबव रहेंगे? गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। जहां तक हमारा परफॉर्मेंस की बात करें तो दो चीज देखने पड़ेंगे। एक तो हमारा रेवेन्यू ग्रोथ, वी हैड गाइडेड फॉर 10% रेवेन्यू ग्रोथ इन कॉन्स्टेंट करेंसी फॉर दिस ईयर। इन कंपैरिजन टू दैट हमने 10.2% दिखाया है 9 मंथ पीरियड में, तो वी आर इन लाइन विद गाइडेंस। एज फार एज मार्जिन्स आर कंसर्न, हमारा गाइडेंस तो रही है 20 to 22%। और जहां तक आप देखेंगे एडजस्टेड एबिटा और एबिटा फॉर दिस क्वार्टर एक्सेप्शनल आइटम के पहले हमारा 20.4% ही रहा। तो वी आर इन लाइन विद दैट गाइडेंस एज वेल। सो फॉर द ईयर एंड फॉर द क्वार्टर वी आर अहेड ऑफ द गाइडेंस। ओके, तो ये बात हो गई मार्जिन्स और गाइडेंस के ऊपर। वेंकटरमण जी, अभी 60% रेवेन्यू एक्सपोजर है आपका यूएस से आता है।
क्या आप आगे चलकर इस डिमांड ट्रेंड में कुछ बदलाव देख रहे हैं? डील क्लोजर्स यूएस क्लाइंट्स को लेकर अभी क्या मैक्रो अनसर्टेनिटी नजर आ रही है आपको? इनफैक्ट जहां यूएस एक्सपोजर की सवाल है, वी यूज्ड टू बी 70+% तकरीबन 2-3 साल पहले. From there we have come down to about 58-59%. And we are present largely outside of US in Singapore, in East Asia, India, Africa or UK, Australia भी है. So we are fairly well widespread across the geography, and which helps as a mitigating factor in terms of any geopolitical risks. But that said, जहां तक नई टेक्नोलॉजियों का सवाल है, maximum adoption happens in the advanced market of US, and you have to be there. We cannot, as an IT services company, I think we are fairly positioned, balanced risk, and it's also a growth market. So I think this is not something that should be of a great concern. Okay, noted. Vertical outlook क्या होंगे आपकी कंपनी के मिस्टर नारायण? BFSI और हेल्थ केयर जो हमारा स्टेडफास्ट लार्ज ग्रोथ वर्टिकल्स है, उसमें ग्रोथ दिखाई देगा आपको. और रिटेल एंड एडुटेक. रिटेल इज डूइंग वेरी वेल फॉर अस, यस. एंड एज फार एज एडुटेक इज कंसर्न, ट्रेडिशनल एरिया ऑफ स्ट्रेंथ फॉर अस, मगर देयर हैज बीन सम साइंस ऑफ वीकनेस, बट वी आर कवरिंग दैट लॉस्ट ग्राउंड, and we'll see growth there. So simply put, BFSI, healthcare, high tech, edutech, and retail. So सभी वर्टिकल में हमको ग्रोथ दिख रहा है अभी. ओके, सारे वर्टिकल्स को लेकर आप काफ़ी पॉजिटिव हैं. शुक्रिया वेंकट रमन जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर. सर, हैप्पीएस्ट माइंड का एक बार चार्ट लेकर आइए स्क्रीन पर. और हालांकि पूरा आईटी स्पेस बैकफुट पर है, तो ये काउंटर भी थोड़ा गिर कर ही कर रहा है कारोबार, लेकिन इसने पिछले कुछ सालों में रिटर्न्स तो दिए नहीं हैं. अब देखते हैं यहाँ से आगे चलकर क्या दशा तय होती है हैप्पीएस्ट माइंड्स के शेयर में. चलिए फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार फिर हाजिर होंगे. आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ. वेलकम बैक. चलिए अब वक्त हो रहा है खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट का. और इस हफ्ते रघुनाथ कैपिटल के पवन माहेश्वरी, इक्विनॉक्स के पंकज रांधड़ और मेरे एसेट शेयर खान के मुथ्थू सेल्वराजम के बीच मुकाबला हो रहा है. और इस मुकाबले में अभी तक की स्थिति आपकी स्क्रीन पर है. लीड ले रहे हैं पंकज रांधड़ जी, और इनका पोर्टफोलियो करीब 6% ज़्यादा का रिटर्न देता हुआ. दूसरे पायदान पर मुथ्थू सेल्वराजम जी हैं, इनका पोर्टफोलियो 5.5% ज़्यादा का रिटर्न दे रहा है. वही तीसरे पायदान पर पवन माहेश्वरी जी 4.5% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ तीसरे पायदान पर बने हुए हैं. तो ये खिलाड़ी नंबर 1 अपडेट आपके लिए. और फिलहाल इस शो से इतना ही, लेकिन अगले शो यानी कि KYC में आज हम बात करेंगे जीना सीखो लाइफ केयर के फाउंडर आचार्य मनीष ग्रोवर से. और सीधे अब मुलाकात होगी आपसे कमाई का अड्डा में. अब बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ.